बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हजरात का बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस शॉर्ट पीरियड में हमारे भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट के कार्यालय में हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। आपको जैसे मालूम है, कल कांग्रेस और एनसी पार्टी का एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला। इसके रिगार्डिंग हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ हाजी इनायत अली साहब हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल हुसैन साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और काउंसिलर जनाब अली चंदन साहब और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हाजी इनायत अली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आगे की बात जो है आप मीडिया हजरात से गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे एक वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कोलिशन के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जारी होगा, मैं अपने बीजेपी के कार्यकर्ता, वोटर्स, हमारे जितने भी करगिल के यहाँ के वोटर्स हमारे फेवर में जो हमारे पार्टी के लोग हैं, हम उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इसलिए, कल का जो इनका कोलिशन जो है वो बीजेपी का समझो एक जीत है, क्योंकि इतना पुराना पार्टी जो है और इतने सीनियर वहाँ होते हुए हमारे एक महीने के जो इस पार्टी के एक्टिविटीज़ से जो है वो लोग घबरा गए और इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि इनमें कितना फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया, इनमें कितना डर पैदा हो गया भी हमारे पार्टी का। मैं अपने लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बाकी रहा कि कल उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ से आरएसएस के लोगों को भगा देंगे या मतलब बीजेपी को यहाँ से भगा देंगे, तो वो तो जाहिर है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम पता चलता है कि यहाँ से कौन भागने वाला है। रही बात कोलिशन जो है, वो इस तरह के कोलिशन जो है पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। इसी काउंसिलर के बीच में जो है वो 2-3 महीने भी टिक नहीं पाए और जहाँ तक बोलते हैं कि यहाँ पर ये बार बार जो है आरएसएस का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ पर जो इस वक्त ये लोग कहते हैं कि हम कौम के खातिर कर रहे हैं, हम आवाम के खातिर कर रहे हैं, हम अपने लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो बेनिफिट के लिए कर रहा है तो जब एकता जब किया है तो हर चीज़ में एकता होना चाहिए। यहाँ से मुहर्रम के 2 हिस्से हो चुके हैं, मस्जिदों के 2-2 टुकड़े हो चुके हैं, इमामबाड़े हर गांव में 2-2 बन चुके हैं। इन सब में एकता देखो ना। सिर्फ ये सियासत की कुर्सी के लिए सिर्फ एकता दिखाना, बाकी चीज़ों को आप छोड़ देना, ये कहाँ का एकता है। हमारे यहाँ जो बुनियादी चीज़ जो है, मुहर्रम जो है 2-2 हिस्सों में बांट गए, आरएसएस वालों ने किया है या बीजेपी ने किया। हमारे यहाँ मस्जिदों के 2-2 हिस्से हो गए, हर गाँव में 2-2 मस्जिद बन चुके हैं, ये क्या आरएसएस ने किया या बीजेपी ने किया। आशुरा के जुलूस में कर्फ्यू लग गया, वो क्या आरएसएस वालों ने किया, ये बीजेपी ने किया। ये सब बुगलाहट है। ये लोग सफ्ता के लिए, कुर्सी के लिए, अपने मकसद के लिए कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कौम को बेफजूल में कौम का टाइम वेस्ट कर रहा है। डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए। अभी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आपको पता ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक रीजनल पार्टी है। इस वक्त वो कश्मीर से आगे यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता है। अब नेशनल पार्टी को जो है कई सहारे की ज़रूरत था, उसको लाठी की ज़रूरत था, वो नेशनल कांग्रेस की गोद में चले गए। नेशनल कांग्रेस जो है इस वक्त हिंदुस्तान में नेशनल कांग्रेस का पोजीशन क्या है, कहाँ पहुँचा हुआ है, वो दुनिया जानता है। और दूसरा ये जो आप इस वक्त जो कौम का नाम लेके, एकता का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है,
इस वक्त करगिल के अवाम जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है। अभी करगिल के लोग जो है बहुत समझदार बन चुके हैं, वो डेवलपमेंट को चाहते हैं। और जो है करगिल में आप डेवलपमेंट की बात करता है, जिस वक्त जब कौंसल बना तो यही कौंसलों की तनख्वाह जो है 6,000 रुपये थी, उसके बाद 30,000 रुपये हो गए। फिर मेरे दौर में ही मैंने इनको 60,000 रुपये कर दिए थे, जब मैं श्रीनगर में एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन थे। उसके अलावा 4 करोड़ रुपए इनका एरर था, वो भी हमने निकाल के दिए थे इनको। और आज की डेट पर जो इनका तनख्वाह जो तकरीबन 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये इस वक्त इनका तनख्वाह बन चुके हैं। और कंस्टिट्यूंसी फंड जो 18,000 से थे, 18 लाख रुपए थे, 18 लाख से जो इस वक्त 1.5 करोड़ पहुंच गए। ये इन्हीं के लालच में आके जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये सब जो बीजेपी के सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर इनको दिया है। और इतने करोड़ रुपए का फंड्स आजकल फंड यूटिलाइज करने के लिए जगह ही नहीं करगिल में। नहीं तो मुश्किल से जब हम कश्मीर के साथ थे तो उस वक्त मुश्किल से हमको 50-60 करोड़ रुपए जो मिलते थे, उसमें जब मारिज में जो है वो 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए लेफ्ट करके वापस ले जाते थे। और 10-10 साल से 20-20 15-15 साल से लैंड कंपनसेशन जो है हमारे पेंडिंग रहे थे। लोगों को, ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलते थे, सप्लायर को पेमेंट नहीं मिलते थे। आज ऐसा कोई मसला ही नहीं। और जगह जगह जो इतने रोड बन गए, इतने टावर्स, टेलीफोन के टावर्स लाए गए हैं। जोजिला टनल का काम अभी आधा ख़त्म हो चुका है। जास्का करगिल के रोड में इतने लाखों रुपए खर्चा किए हैं। ये सब डेवलपमेंट किसके लिए? ये आरएसएस के लिए, ये बीजेपी के लिए। जो कुछ लोग देख रहे हैं इस वक्त कौंसल में कितना मतलब हमारा बेनिफिट हो रहा है, और कौंसल को इस वक्त जो है इम्पावर किया जा रहा है, कौंसल को पावर दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है बीजेपी ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया। अब उनको ये चीज़ें जो है बीजेपी ने किया बोल के उनको वो भारी पड़ रहा है, उनको उनकी ज़बान में वो चीज़ बहुत भारी पड़ रहा है। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई जोजिला टंडर के बारे में, आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई कौंसल में इतना पैसा आ गया है, इतना करोड़ रुपए का फंड्स आ गया है, उसके बारे में तो कभी जिक्र नहीं कर रहा है। हर वक्त जो है आरएसएस आरएसएस आरएसएस। भाई करगिल में आरएसएस का क्या काम? जरा हमें बताओ ना, यहाँ क्या है? आरएसएस वालों ने कौन सा यहाँ पर काम आके किया है? आप बार बार आरएसएस का नाम ले रहे हैं, बार बार उनके साथ ये कर रहे हैं। भाई हमें आरएसएस से क्या मतलब है? भाई हमारा एक पार्टी है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और जो कांग्रेस में इस वक्त एनसी में जो कोलिशन करने जा रहे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने हमसे पहले बीजेपी ज्वाइन करके आए थे। आप लोगों को पता है, जम्मू में जो है होम मिनिस्टर के पास जाके वहाँ पर अपने कुर्सी के लिए वो लोग बहुत कुछ कर चुके थे वहाँ पर। हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। आज हम बीजेपी में आ गया तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। और बीजेपी इस वक्त यहाँ पर उभर के आ रहा है तो इनका हौला बिल्कुल हौसला पास हो रहा है। हमको खुशी है, हमको इस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, हमारा हौसला और बढ़ गया है, क्योंकि कल के कोलिशन से पता लग गया कि इनको कहीं बीजेपी का इनको कितना डर लग गया, कितना डर इनके दिल में पैदा हो गया, वो कल के कोलिशन से पता चल गया। नहीं तो आज तक जो है करगिल में दो ऐसा करने वाले ये एनसी और कांग्रेस वाले हैं। करगिल के गली गलियों में जो है, घर घर में जो है, गांव गांव में जो टुकड़े टुकड़े करने वाले ही एनसी और कांग्रेस वाले हैं। उस वक्त यहाँ पर कोई आरएसएस वाला नहीं था, उस वक्त कोई बीजेपी वाला नहीं था। हम जब छोटे से थे तो नेशनल कांग्रेस और एनसी के नाम पर जो है हर घर में लड़ाई होती जा रहे थे, हर गांव में लड़ाई हो रहा था। अभी जो करगिल में दो हिस्सा हो चुका है, ये इसी दो पार्टी की वजह से तो हुआ है। इसी दो पार्टी ने जो है बिल्कुल तकसीम करके रखा हुआ है। हमारे मुहर्रम को दो हिस्सा कर दिया, हमारे नमाजों में दो हिस्से कर दिए, हमारे हर मजहबी फंक्शन को दो हिस्सा कर दिया। आज सप्ताह में आ गया तो ये एक हो गए। अगर आप लोग एकता चाहते हैं, अगर आप लोग करगिल के यकजहती चाहते हैं तो मुहर्रम एक कर दो, मस्जिदों का नमाजें एक कर दो। हम भी कल देखेंगे, हम भी अपना पार्टी छोड़ के हम सबसे पहले जो है हम लोग उसमें हम लोग तैयार होगा कि उस चीज़ में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इस साइड से आप दूसरा खेल खेल रहे हैं, इस साइड से आप अलग से और गेम खेल रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? ठीक है, अच्छी बात है, मुकाबला करना है, लोगों यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। उसमें आप किसी को जोड़ के मजहबी रंगत लगा के
मासी भी ये लगा के अब उसमें लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये तो गलत बात है। मैदान में बैठो, आराम से लड़ो, अच्छी बात है, जमहूरियत का एक हिस्सा है। इसमें आरएसएस, बीजेपी, मुसलमान, हिंदू ये कहाँ से आई? अब ये बोल रहा है कि भाई हिंदुस्तान में एकजुट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, जमहूरियत है, होना चाहिए। जब अपोजिशन सब एकजुट हो रहा है वहाँ पर, अपोजिशन का जब एक हो रहा है, तो अभी भी एक हो गया है, तो अभी गिरा दो ना मोदी साहब की जो सरकार को, अभी गिरा दीजिए। अगर आप इतने हिम्मत है तो अभी भी एकता बना रहे वहाँ पर, अपोजिशन में जब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगले आने वाले साल में भी मोदी का सरकार आना ही आना है, 2024 में भी। आप जितने पार्टी जमा होकर करेंगे, बात वैसे के वैसे रहेंगे। आप उस 2024 के नाम को लेके अभी से आप यहाँ से कौंसल के इलेक्शन में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के पास मीडिया है, और हर कोई जो है पूरा हिंदुस्तान को छोड़ के पूरा दुनिया का खबरें पढ़ते हैं। वो दुनिया के जो हालात जो है उनको पता चल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के एंटी मुसलमान की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार को आके 9 साल हो गए। 70 साल में आप गूगल पे आप सर्च कर दो, कांग्रेस के सरकार में जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार में जो है, आप गूगल पे सर्च कर दीजिए कितनी दफ़ा वहाँ दंगा होता था उस वक्त, कहाँ कहाँ दंगा हो गए, कैसे कैसे दंगे हो गए। कश्मीर में देखो कैसे कैसे दंगा हो गए थे, वो सब गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और जब से मोदी सरकार आ गया है, कोई हिंदू मुस्लिम का अभी तक कोई भी झगड़ा या फसाद नहीं हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर बीजेपी को आके इतने टाइम हो गए, यहाँ बीजेपी ने कौन सा मुसलमानों के साथ खिलाफ किया है, कौन सा आपको भेदभाव किया है? जो आपको फंड में ले में दे रहा है वो करगिल में भी दे रहा है, जो फंड्स डेवलपमेंट का जो काम कर ले में भी चल रहा है तो यहाँ भी चल रहा है। अगर आप लोगों को यूटिलाइज करना नहीं आया, आप लोगों से काम नहीं हो पा रहा है, तो वो बीजेपी की गलती नहीं है। आपके काउंसलर को कुछ पैसा कम दिया है, लेके काउंसलरों को ज़्यादा दिया है, तो आप उसमें बोल दीजिए। लिहाजा मेरा ये कहने का मतलब ये है, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारा जीत है, हमारा मकसद है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि कल के जो हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है वो सीधा जो है हमको पहला जीत मिल चुका है। ये हमारे लिए बहुत मुबारकबाद की बात है। थैंक यू। आने वाले एचडीसी इलेक्शंस में आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा और कितना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? हमको पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन है। हमने कौंसल बनाना है, हमारा कौंसल बरसता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लग रहा है कि हमारा कितना लोगों में ये हो गया है, खौफ पैदा हो गया, पार्टियों में कितना खौफ पैदा हो गया, इनको मजबूर हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कोलिशन करने पे। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, अगला आने वाला सरकार जो हमने बनाना है। आपने अभी डेवलपमेंट की बात की, तो अभी बेरोजगारी पीक पे है और बीजेपी का कहना था कि 10,000 से ज़्यादा जॉब लद्दाख में बहुत जल्द आएगा। अभी तक अता पता नहीं है। अता पता की बात नहीं है, हर चीज़ के लिए कोई समय की ज़रूरत पड़ता है। ये चीज़ जो है अभी नया नया हमारा यूटी बन चुका है, अभी तो शुरुआत है। ये बेरोजगारी की बात है, ये तो कांग्रेस सरकार में भी ऐसे होता था, उस वक्त भी बात होता था। अभी पॉपुलेशन बढ़ते हैं तो होता है ऐसी चीज़ें। यहाँ भी पहले की तरह नहीं है, पहले भी बेरोजगार थे। जब करगिल 50,000, 60,000, 1 लाख की आबादी था लद्दाख में, जो उस वक्त भी बेरोजगारी थी। बेरोजगारी तो लोग बढ़ते जाते हैं, आजकल ग्लोबल ही बेरोजगारी है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान और करगिल की बात ही है। लेकिन जो बीजेपी ने वादा किया है वो करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता होते आने वाले सालों में ये सब फिलअप होगा, आते जाएंगे। तो हाजी साहब कल जो कोलिशन करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उससे ये पता चलता है कि जो एनसी और कांग्रेस जो है आने वाले इलेक्शन में जो एलएचडीसी का बीजेपी का मतलब कोई भी यहाँ पे नुमाइंदा एलएचडीसी करगिल में नहीं हो, क्योंकि कल उन्होंने ये भी बोला कि 50-50 सीट पे वो लोग यहाँ पे कौंसल भी बनाएगा। तो आपने उस दिन एमपी साहब के साथ एक कॉन्फ्रेंस दिया था कि हम आज़ाद कैंडिडेट जो है बीजेपी जो यहाँ पे है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो है आने वाले इलेक्शन में जो है बीजेपी यूनिट करगिल जो है कौंसल में बहुत कमजोर दिख रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी कमजोर लग रहा है? कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोलिशन जो है पब्लिक ने डिसाइड करना है, वोट पब्लिक ने डिसाइड करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने नहीं देना है। सर ये उनका कहना है, उनका कहना है ना, पब्लिक ने देना है ना, वोट तो पब्लिक देगा ना, डिसाइड तो पब्लिक ने करना है ना, आवाम ने करना है। तो सर आप लोग पूरे सीट पे लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। सर अभी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर मांग उठ रही है, जिसमें अभी मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ये र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि बहुत जल्द ज़ास्कार और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिल सकता है। तो ऐसे में द्रास और सब डिवीज़न का मांग बीजेपी यूनिट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस वक्त जो है, पहले जो है जब सरकार बना उस वक्त जो है
ज़ांस्कार और नुब्रा के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। उस वक़्त द्रास और बाकी जगहों के लिए कोई उस वक़्त डिमांड नहीं था। हाँ, वो लोग डिमांड करते आ रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम तो बोलते हैं भाई हर जगह पर चिकना शकरचंदा में भी डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमारा डिमांड है। डिमांड करना कोई बुरी बात नहीं है। हम बोलते हैं सुरू साइड में भी एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हम बोलते हैं भाई वकम्बुल भी शकर चिकन उस साइड भी एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, सौद इलाके में भी एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। यहाँ अगर 5-6 डिस्ट्रिक्ट बन गए तो कौन सा प्रॉब्लम। डिमांड करना कोई ये है, मार करना नहीं करना वो सरकार का काम है, वो कहाँ सूटेबल लगता है कहाँ लगता है वो उनका काम है, लेकिन डिमांड तो हम करते आ रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। बहुत जल्द बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, ऐसे न्यूज़ में रूमर्स आ रहे हैं, तो क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी? देखो, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो हमारे हाई लेवल की जब बात है, इस वक्त जो है मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जो ज़्यादा मैं अभी ख़ास जानकारी नहीं रखता हूँ, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, अगर वो सूटेबल लगा, अब लोगों से कमेंट्स ले रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, अगर अच्छा बना तो ठीक है बना लेंगे उसको, अगर नहीं बना तो गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट जो देख लेंगे, जो हाईकमांड जो है वो डिसाइड कर लेंगे कैसा क्या रहेगा। अभी ये भी बताया जाता है कि बीजेपी का एक बड़ा सपना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखो भाई, आप लोग बिल्कुल बीइंग ए मुस्लिम और करगिल के बीजेपी यूनिट, आप इसको कैसे देखते हैं? हर चीज़ जो है अगर कोई बोलेंगे, हर कोई जो है किसी का जो बात जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फलान राष्ट्र बनाएंगे, भाई ये जो है संविधान जो है हिंदुस्तान का उसी पे चलते हैं। ये आवाम का बोलना, आवाम जो है हिंदू राष्ट्र के बाद में बात करना, ये आवाम का मर्जी है। कभी हिंदू में जो है वहाँ पर क्या बोलते, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने या किसी उसने तो ऐसा कोई बात नहीं बोला है, ये आवाम की बात है। आवाम में तो बहुत कुछ बात बोल सकते हैं। आवाम तो अब ये यहाँ पर जमहूरियत है, जमहूरियत में तो हर कोई को बोलने का हक है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र के बारे में बोले तो उसको कौन रख सकता है। जब से बीजेपी का हुकूमत आया है, आने के बाद आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा? बलगार रिम्पोचे का जो मूवमेंट था उसमें एमपी लद्दाख का साजिश था, इसे सुनने में आया है। किस तरह देखते हैं ये चीज़ें? पॉलिटिक्स होते हैं, ये सारा पॉलिटिक्स है। ये जो है एमपी ने जो किया उस वक्त जो भी किया है वो उस हिसाब से हमारा वो था, लेकिन उसमें आप आरएसएस का आइडियोलॉजी उसमें शामिल करके ये गलत बात है। नहीं, बहुत सारे नेशनल लेवल पे बहुत सारे एमपी हैं या एमएलए हैं जो बीजेपी के हैं और उनके स्टेटमेंट्स हैं एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी माइनॉरिटीज़, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई, हर जगह में अपना अपना पॉलिटिक्स चलते हैं। यहाँ पर भी कौन सा अभी हम इसमें यहाँ पर जो 100% जो है मुस्लिम इसके मजहब के बगैर जो है काम चला रहे हैं। यहाँ भी हमारे मजहब में 2 टुकड़े बांट के जो है अब सियासत कर रहे हैं। यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ भी तो वही मसला चला रहा है, यहाँ भी तो वही सियासत चला रहा है। लास्ट ईयर जो है एमपी इलेक्शन था हमारा, उस एमपी इलेक्शन में जो है अब कितना सियासत चला है वहाँ पर। वहाँ मजहबी इदारे 2 निकल के वहाँ खड़ा होकर चला रहे थे। तो जहाँ पर जैसा सियासत चल रहा है वो कर रहे हैं, हम उसको थोड़ी रोक सकते हैं। वो तो हिंदुस्तान है, क्या करे, जमहूरियत है, हर किसी को हक है किसी तरह से अपना हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन करगिल में तो इसका कोई फ़र्क नहीं है, करगिल में तो कोई ऐसा कोई चीज़ है नहीं। और आज तक कोई वाक़या हुआ है तो हमको बता दो। इसमें अगर करगिल में इस्लाम अगर डोमिनेट करता है दूसरे माइनॉरिटीज़ पे तो वो भी गलत होगा। अगर हिंदू जो है पूरे इंडिया में अगर डोमिनेट करता है माइनॉरिटीज़ को, वो भी गलत होगा। भाई तो आप सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी हमारा सेक्युलर है, चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सेक्युलर है हमारा, डेमोक्रेसी हमारा, बिल्कुल डेमोक्रेसी के हिसाब से हम काम चला रहे हैं। और हमारा पार्टी भी जो है सेक्युलर है, आज तक किसी को ऐसा कोई मसला नहीं रहा है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया आपको कि यहाँ जो है हिंदुस्तान में आप रिकॉर्ड देखो, गूगल चेक करो, हमारे सरकार में अगर कहीं जगह हिंदू मुस्लिम का कहीं फसाद हो गया, आप सर्च करो 70 साल में कितने हिंदू फसाद हो गए, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। डेमोक्रेसी तो उस वक्त भी वो लोग भी ये कर रहा था, सेक्युलर तो वो लोग भी मतलब ये उसका भी ये कर रहा था। लेकिन हमने उस वक्त तो कुछ ऐसा कोई बात नहीं निकला। जब कांग्रेस सरकार था वहाँ पर क्या उस वक्त हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं हो गया? जगह जगह पर मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, बहुत सारी जगहों में कत्लेआम हो गया। क्या वो आरएसएस ने किया था या बीजेपी ने किया था? वो क्या किसने किया था? इससे पहले एनसी और बीजेपी का सरकार बना था करगिल एलएचडीसी में, तो आपको नहीं लगता कि आपने भी अपना सत्ता के लिए एनसी को इस्तेमाल किया? हमने, हमारे पास इतना जो कौंसलर था वो हमने पीडीपी के साथ हमने गठजोड़ किया था, एनसी के साथ। हम लोगों को उस वक्त कोई सत्ता वत्ता की बात नहीं था, हमारे से टोटल 2 कौंसलर थे और उनको ज़रूरत पड़ गया। उस वक्त इनका कोलिशन बना, उसका कोलिशन इनका टूट गया,
तो मजबूरन एनसी वालों ने हमसे रुजू किया कि हम उससे सपोर्ट दे दो, हमने उनको सपोर्ट दिया। तो सपोर्ट जब देंगे तो अपना कुछ फायदा तो होना चाहिए पार्टी के लिए भी, उस हिसाब से हमने किया। हम तो सप्ताह से बाहर थे, हमारे तो 2 काउंसलर ही थे, हमने उनको बनाने दे दिया, बना भी दिया उन्होंने। अभी जो इस वक्त जो है, अभी हम किसी के साथ कोलिशन नहीं है, हम तो अपने पार्टी के लिए करना है, पार्टी तो लोगों के काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए करना है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी तो इसी चीज़ के लिए है ही। यूटी हेडक्वार्टर को लेकर बीजेपी यूनिट का क्या स्टैंड है? क्योंकि इससे पहले यूटी हेडक्वार्टर का नॉमेनक्लेचर में ये देखा गया कि 6 महीना यहाँ पर हेडक्वार्टर रहेगा, 6 महीना लेह में। यही तो हम रो रहे हैं ना, इसी बात पर तो मैं रो रहा हूँ। अभी हमारे अपोजिशन वाले उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। ये आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये आपको जाके अपोजिशन से पूछना चाहिए, भाई आपके लिए इसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, सेंटर की बात छोड़िए ना, आप यहाँ पर कभी इन्होंने ये मुद्दा उठाया? हमारे यहाँ के जो अपोजिशन, जो हमारे बीजेपी की जो अपोजिशन है, नेशनल कांग्रेस है, कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने ये मुद्दा कभी उठाया? जब यहाँ डीकॉम का यहाँ पर ये हो गया, उस वक्त जम्मू में इतना बड़ा स्टेशन किया, उस वक्त फिर डीकॉम को जो पश्चिम से आने नहीं दिया पथराव करके, इतना बड़ा डीकॉम के लिए हमने हंगामा किया 6 और 6 महीने के, जो यहाँ पर 6 महीने वहाँ के थे। जब इतना बड़ा चीज़ यहाँ हो गया, आज तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस जो है अभी तक इस बारे में मुंह नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे वो लोग? हमारी तो सरकार है, चलो ठीक है, ये इनका काम है ना, ये लोग क्यों नहीं उठाते मुद्दा? क्यों इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि इनको कमिश्नरों के साथ चमचीगिरी करना है, कमिश्नरों के साथ चमची करना है, एलजी के पास जाकर चमची करना है, अपने लोगों का काम नहीं बनने का, इसलिए ये लोग खामोश बैठे हैं। इसके बारे में करो ना, अभी क्वेश्चन करो, इसमें मुद्दा रखो। एनसी और कांग्रेस के कोलिशन को आप किस तरह देखते हैं? कोई भी नहीं, हम तो अच्छा बच मानते हैं उसको, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही अभी इस साल ही हम अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरी तरह से, इससे पहले हमारा पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो आज पहली दफ़ा जो है हम बीजेपी को देख के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कोलिशन हो गया, तो इससे जाहिर है देखो कि यहाँ पर हम अब किस नज़र से, आप खुद देख लीजिए किस नज़र से देखना चाहिए। इसका मतलब बीजेपी का खौफ इनमें अभी से पैदा हो गए। अभी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ये बताया कि दामन छुड़ा लिया कि हमें इसमें ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो कुछ दिन में आप इस पे अपना स्टैंड बयान करेंगे? क्योंकि ये इंशाल्लाह देखते हैं हम, अभी जितना कमेंट्स अभी लोगों के राय पूछ रहे हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फैसला लेना है, तो देखेंगे उस पर। सी ज़िरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो 300 रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब